डोनाल्ड ट्रंप आए हैं जिन्होंने एकदम पूरा का पूरा अमेरिका की छवि को धूमिल कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ट्रंप ये एक तरह से पुराने जमाने में चंगेज खान, हलाकू, तैमूर, ये पुराने जमाने में जो हुआ करते थे वो एक तरह से डकैती की भाषा बोल के यूनाइटेड नेशन से जो भी देश हैं वो इस्तीफा दे दें और यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दें और एक अलग अपना वर्ल्ड लेवल का एक संगठन बनाए। और ये यूनाइटेड नेशन में जो गुटरेस है, अब पाकिस्तान अमेरिका तो एक ही लगते हैं। अमेरिका कहीं भी कर देता है तो उसी का ये चेला है, ये भी कहीं कर देता है मनमा। ईरान और इजराइल का युद्ध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज कोई ना कोई विवाद होता रहता है। अब अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा है कि जब तक ईरान को नेस्तनाबूद ना कर देंगे तब तक युद्ध जारी रहेगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब और नूर साहब है, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी इस पर क्या राय है। पहले हम तनवीर साहब से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे? 48 घंटे का अल्टीमेटम है डोनाल्ड ट्रंप का, क्या बोले? देखो, डोनाल्ड ट्रंप ये एक तरह से पुराने जमाने में चंगेज खान, हलाकू, तैमूर, ये पुराने जमाने में जो हुआ करते थे वो एक तरह से डकैती की भाषा बोल रहे हैं, जो पुराने जमाने में चंबल के डाकू बोला करते थे। सवाल यह है कि जब यूनाइटेड नेशन है, या तो अमेरिका अपने आप को यूनाइटेड नेशन से हट जाए, क्या हम किसी भी यूनाइटेड नेशन को नहीं मानते, और अमेरिका अपने आप को ये डिक्लेयर कर दे कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, और हम किसी इंटरनेशनल किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं मानते, किसी देश की सॉवरेंटी को नहीं मानते, और डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में खड़े होकर चौराहे पर ये ऐलान कर दे कि पूरे दुनिया के हम बादशाह हैं और हम पूरे दुनिया पर जहां चाहेंगे हमला करेंगे, जहां चाहेंगे वहां पे कब्जा कर लेंगे, और जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से हम जो है अपना शासन प्रशासन चलाएंगे। तो ये अनार्की और अराजकता जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो अगर अमेरिका के अंदर अगर वहां के सीनेटर्स या वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर्स हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी भी बौद्धिकता है और वो चाहते हैं कि अमेरिका का सम्मान दुनिया में बना रहे, और अमेरिका का सम्मान वहाँ के डेमोक्रेसी से है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से है, और अमेरिका के जो ग्रेट प्रेसिडेंट हुए हैं, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एफ कैनेडी, फ्रेडरिक ट्रूमैन, तो अमेरिका ने इतने विद्वान, इतने लर्नेड, टॉप क्लास के कंप्यूटर वो प्रेसिडेंट्स दिए हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप आए हैं जिन्होंने एकदम पूरा का पूरा अमेरिका की छवि को धूमिल कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और उसका नतीजा क्या है? आप देखें कि स्पेन जैसा छोटा मुल्क वो कह रहा है कि हम अमेरिका के ग्रुप में नहीं जाएंगे, हम ईरान में जो है अपनी फौज नहीं भेजेंगे। यूरोपियन यूनियन की आप देख लीजिए क्या स्थिति है। श्रीलंका जैसा मुल्क, उसने इनकार कर दिया कि हम मिलिट्री बेस नहीं देंगे। तो एक तरह से जो अमेरिका सुपर पावर दुनिया में था, आज के स्थिति में अमेरिका सुपर पावर नहीं है, नहीं बचा, और इसका सारा का सारा श्रेय जो है डोनाल्ड जे ट्रंप को जाता है। वो रियल एस्टेट के आदमी हैं, वो पूंजीपति हैं। अमेरिका की जनता ने उनको प्रेसिडेंट चुन दिया। अमेरिका की जनता ने गलती किया, नहीं किया, क्या किया, ये अमेरिका की जनता जाने, मगर डोनाल्ड जे ट्रंप ने अमेरिकन उसको एकदम नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरी बात कि भाई आप ईरान को नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए हो। भाई अमेरिका से और ईरान से कोई मसला ही नहीं है। मसला जो था वो इजराइल और ईरान के बीच में था।
तो अमेरिका उसमें बिला वजह इसराइल के साथ आकर इस जंग में शामिल हुआ है, तो उसको इस जंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं। और पूरे अमेरिका के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और एप्स्टीन फाइल और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों का एक बहुत बड़ा जो है वो टाइटैनिक वहाँ न्यूयॉर्क में लगा दिया गया है कि एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए, इम्पीचमेंट से बचने के लिए ये इस तरह का जो है वो हमला कर पर रहे वो हैं। जो स्टैचू लगा है कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति की किरकिरी हो रही है, जिस तरीके से वो स्टैचू लगा है। भाई किरकिरी क्या हो रही है, हम तो कहते हैं कि वो एक तरह से बेइज्जती हो गई है पूरे दुनिया के अंदर। तो डोनाल्ड जे ट्रम्प को रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद से। डोनाल्ड जे ट्रम्प को रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद से, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? कि वो उस पद के लायक नहीं है। और अगर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो सीनेट उनके खिलाफ महाभियोग लाए, इम्पीचमेंट लाए और इम्पीचमेंट ला के उनको पद से हटा दे। अगर वो नहीं हटाती तो आप यकीन जानिए अमेरिका न तो सुपर पावर बचेगा और न अमेरिका का दुनिया में कोई सम्मान बचेगा। ईरान से लड़कर आप बहुत बहादुर बने हुए हैं। आपको अगर बड़ी बहादुरी अपनी दिखाना है तो आप चाइना से लड़िए। आप बड़ी बहादुरी आपको दिखाना है तो रूस से लड़िए। आपको बहादुरी दिखाना है तो किम जोंग से लड़िए, नॉर्थ कोरिया का जो है जो चुनौती दे रहा है। तो आप ईरान को जो है जिसके ऊपर इतने दिन से पाबंदी लगी हुई है, आप उससे लड़के जो है बहादुर बनना चाह रहे हैं और अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं और अपनी आर्म्स को ऐंठ रहे हैं कि देखो हम बड़े बहादुर हैं। तो दिस इज नॉट गुड थिंग्स फॉर द वर्ल्ड। और हम तो कहते हैं कि पूरे दुनिया को इसमें जो है अमेरिका का विरोध करना चाहिए। पूरे दुनिया को अमेरिका का विरोध करना चाहिए। पर यहाँ तो पूरी दुनिया की अगर बात करें तो कुछ देश ऐसे हैं जो अमेरिका और राष्ट्रपति से डर रहे हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति से डर रहे हैं, वो अपनी मार्केट, अपना बिजनेस देख रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया के अंदर जो बहुत से राष्ट्र हैं उनके प्रधानमंत्री में उतना स्टैचर हो, उतना पावर हो, उतनी जो है उनके अंदर क्षमता हो। तो वो उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है, इतना पावर नहीं है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को रेसिस्ट कर सके। तो मगर जिनके अंदर क्षमता है, हम कह रहे हैं श्रीलंका ने को तो देखिए कि एग्जाम्पल कि किस तरह से श्रीलंका ने अमेरिका को चुनौती दे दिया कि हम अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस नहीं देंगे। तो ये चुनौती दे दिया अमेरिका को श्रीलंका ने। तो श्रीलंका से दुनिया को सबक सीखना चाहिए कि किस तरह से चुनौती दिया। तो दुनिया में हर जगह बहादुर लोग हैं। अच्छा, श्रीलंका की आप बात करें चुनौती देने पर, अगर बात करें इंडिया की तो एक महीना हो गया, इंडिया अभी भी चुप्पी साध है। इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट का है और इंडिया अपने हित की राजनीति करता है। हमारा जो इंडिया है उसका जो है विदेश नीति और संबंध इजराइल से भी है, ईरान से भी है, रूस से भी है, चाइना से भी है। तो इंडिया निर्गुट विदेश नीति पे चलता है, इसलिए इंडिया का कोई वर्ल्ड पॉलिटिक्स निर्गुटता दिख नहीं रही है। निर्गुटता इस युद्ध में दिख नहीं रही है। दिख इसलिए नहीं है कि मजबूरी भी तो है, ईरान से तेल लेना है और इजराइल से लाइसेंसिंग है, टेक्नोलॉजी की लाइसेंसिंग इजराइल से है, रूस से तेल लेना है और अमेरिका से हथियार लेना है। और अमेरिका से बहुत बड़ा बिजनेस इंडिया का है, कई लाख करोड़ का। मतलब आप भी मान रहे कि कहीं ना कहीं अपना फायदा और अपनी मजबूरी की वजह से इंडिया छोड़ा। भाई सारी दुनिया अपना हित देख रही है, सारे लोग अपना हित देख रहे हैं, तो भारत भी अपना हित देख रहा है। तो इसमें क्या है, जब दुनिया इस पूंजीवाद में अपनी मार्केट, अपना बिजनेस देख रही है, तो इंडिया भी अपनी मार्केट, अपना बिजनेस देख रही है। इसमें क्या है? अच्छा, नूर साहब भी इनसे बात करेंगे। जैसा अभी हाल ही में आपने सुना कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे बमबारी की, इसमें भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है, क्या किस हद तक? अब पाकिस्तान अमेरिका तो एक ही लगते हैं। अमेरिका कहीं भी कर देता है तो उसी का ये चेला है, ये भी कहीं कर देता है मनमाने ढंग से। दोनों मनमाना है, दोनों यूएनओ की बात नहीं मानते हैं। जहाँ पर इनको समझ में आता है वहाँ बम गिरा देते हैं। इसके पहले इराक पर हमला कर दिया था। जो इराक पर हमला किया था, जो बुश था पहले,
उसने यूएनओ से प्रस्ताव नहीं पास कराया था, इसके बावजूद भी उस पर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन को फांसी लगवा दी। आज फिर इसके ऊपर हमला कर दिया ईरान के ऊपर। न वहाँ से प्रस्ताव पारित हुआ है, न कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब बड़े हुई मतलब परस्त देश हैं, अपने मतलब को साधते हैं। अच्छा, आपकी क्या राय होगी इस पे? हमारी राय ये है कि देखिए, समय आ गया है कि यूनाइटेड नेशन से जो भी देश हैं वो इस्तीफा दे दें और यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दें और एक अलग अपना वर्ल्ड लेवल का एक संगठन बनाए। और ये यूनाइटेड नेशन में जो गुटरेस है, ये स्पाइनल, इसको कोई स्पाइन नहीं है, ये ऋण विहीन है। और जब से ये महासचिव बने हैं तब से यूएन एकदम खत्म हो गया है, ऋण विहीन हो गया है, वॉइस उसकी कुछ नहीं है। लिहाजा दुनिया को चाहिए कि पूरी दुनिया में जो भी लोग इंसानियत का पक्ष रखते हैं और इथिकल पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं, पॉलिटिक्स जो है में जो वो मानते हैं कि पॉलिटिक्स में जो है एक सोशलिज्म हो, एक गरीबों की आवाज़ हो, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस की भी आवाज़ हो, तो उन्हें चाहिए कि वो अपना यूनाइटेड नेशन से अपना इस्तीफा दे दें और दुनिया के अंदर एक नई संस्था बनाई जाए। समय आ गया है, यूनाइटेड नेशन में रहने से कोई फायदा नहीं क्या है। लगता है आपको कि इतना आसान होगा कि यूनाइटेड नेशन को हटाकर नई संस्था बना दी जाए? बिल्कुल आसान होगा। अगर इंडिया चाहे, चीन चाहे, रूस चाहे, ब्राज़ील चाहे और फ्रांस भी थोड़ा सा अगर ये चाहे, और अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट है, ये सब अगर एक हो जाए तो काफ़ी कंट्रीज़ एक साथ आ जाएंगे और ये कंट्रीज़ रिज़ाइन करते हैं यूनाइटेड नेशन से और अपनी एक संस्था इंटरनेशनल बना लें। कि ऐसी बैनुल अक़वाम, ऐसा राष्ट्रीय संघ की क्या ज़रूरत है जब वो किसी काम का नहीं है? तो बिल्कुल बना लेना चाहिए। और भाई ब्रिक्स तो बना ही है, ब्रिक्स बना है। ब्रिक्स ये भी कह रहा है कि हम अपने मुद्रा में जो है ये करेंगे, हम अपनी करेंसी चलाएंगे, अपना बैंक रखेंगे। तो जब ब्रिक्स बन रहा है तो ब्रिक्स को और मजबूत किया जाए और ब्रिक्स एकदम यूनाइटेड नेशन से जो है रिजाइन कर दे, अपना यूनाइटेड नेशन बनाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से 1 महीने हो गए युद्ध को, क्या लगता है कि विश्व युद्ध 3 होगा? विश्व युद्ध 3 तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो गया। नहीं, विश्व युद्ध 3 तो नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि जो अमेरिका के एलायंस है वो एक तरह से न्यूट्रल है। वो 1991 में जो खाड़ी युद्ध हुआ तो उसमें काफ़ी 27 कंट्रीज एक साथ यूनाइटेड होकर अमेरिका के पीछे थे। मगर इस बार आप देखिए कि जो अमेरिका के पीछे लोग खड़े होने से इनकार कर रहे हैं, तो इसलिए विश्व युद्ध नहीं होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि ईरान के समर्थन में भी बहुत से कंट्रीज खुल के नहीं आ रहे हैं, जैसे टर्की है या मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरब है, मिस्र है, ये लोग कोई भी नहीं आ रहे हैं। तो ये बिटवीन अमेरिका, इजराइल एंड ईरान यही लड़ाई रहेगी, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक तरह से तटस्थता की नीति अपना लिया है। और दूसरी बात कि चूंकि ईरान का मामला ऐसा है कि तेल सबको लेना है, तो जापान को भी लेना है, इंडिया को भी लेना है, पाकिस्तान को भी लेना है। तो इसलिए लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर कतर में या मिडिल ईस्ट में गैस और तेल अगर मिलना बंद हो जाएगी तो यूरोप में संकट आ जाएगा, एशिया में संकट आ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है। और अभी आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बता दें कि ऐसी बात चल रही है कि जापान से ईरान से बातचीत चल रही है कि जापान के जो जहाज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से पास कराए जाएंगे और जापान उस पे जो है टैक्स देगा। तो करीब करीब बातचीत चल रही है कि जापान 10% टैक्स ईरान को देगा और इससे ईरान को बिलियन डॉलर का फायदा होगा। तो जो कंट्रीज ईरान को टैक्स देंगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में अपने जहाज को पास कराने में, वो ईरान को टैक्स देंगे, उससे ईरान की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो जापान उसके लिए बातचीत चल रही है
अब अमेरिका अगर वीटो न करे तो जापान से इसी तरह इंडिया भी कर ले, सब कर ले। क्या लगता है अमेरिका मतलब जापान अमेरिका से भी डरेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेंगे इस मामले नहीं, डरने वाली स्थिति तो खत्म हो गई। वो अमेरिका से डरने वाली स्थिति खत्म हो गई, क्योंकि अमेरिका ने जो अपनी नीति थी, वो जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की थी, वो उसकी फॉरेन पॉलिसी ध्वस्त हो गई है। तो इसलिए जब फॉरेन पॉलिसी ध्वस्त हो गई है तो अमेरिका से कोई कंट्रीज अब डर और नहीं रहा है। अब अमेरिका जो कमजोर है, देश उन्हीं पर अपनी धौंस जमाए। अमेरिका की इंग्लैंड नहीं सुन रहा है, जबकि कहा जाता है कि ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के पीछे दौड़ने वाला एक है। तो वो जब ब्रिटेन नहीं सुन रहा है तो फिर कौन सुनेगा? तो इसलिए डरने वाली स्थिति अब नहीं है, वो सब खत्म हो गई। धन्यवाद। तो हमारे साथ है वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब, जिनका कहना है कि कहीं से भी विश्व युद्ध 3 की तैयारी नहीं दिख रही है, क्योंकि कोई भी देश ना तो अमेरिका का साथ दे रहा है खुले तौर पर, ना ही ईरान का साथ दे रहा है, क्योंकि हर देश को अपना अपना फायदा देखना है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दे इजाजत।